हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और कैसे हैं सब? आई होप आप मस्त होंगे और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज टेस्ट है आप लोगों का। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो फाइनली बहुत आज आप लोगों का टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हैं 100% गारंटी है मेरी कि 2022 बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में आप लोगों को 1% दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पूरा का पूरा प्रश्न करके चले आएंगे अगर इस टेस्ट को आपने पास कर लिया तो। ईमानदारी से टेस्ट सबको देना है, कमेंट तो सबको करना है, चाहे भले ही गलत आप कमेंट करें, लेकिन एक एक लड़के का कमेंट आना चाहिए। आप जानते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल से आप पढ़ते हैं तो एक अच्छे तरीके से पढ़ें और सीरियस होकर पढ़ें और अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो पर हमने टारगेट रखा है 1000 लाइक का। ठीक है, कितना रखा है? 1000 लाइक का, जो कि धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। 1000 लाइक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस एक लाइक अपना दे दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। और कमेंट तो आपको सभी जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का कमेंट देते चलना है, क्योंकि टेस्ट है। मैं वक्त दूंगा आप लोगों को कमेंट करने का। ठीक है, तो आराम से टेस्ट दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, बहुविकल्प पे बहुत सारा प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट को कौन पास करता है। लास्ट में स्कोर भी आपको बताना है कि कितना में से कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई बताइए। 1815 में, 1830 में, 1848 में कि 1871 में? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं वक्त दे रहा हूं, थोड़ा सा वक्त दूंगा आप लोगों को कमेंट करने में। जल्दी से कमेंट कीजिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा। ठीक है, कमेंट करने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है, जल्दी कमेंट कीजिए। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो 1815 में। कब हुआ? 1815 ईस्वी में। जितने लोगों का ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही। कॉपी ले लीजिए, स्कोर अपना लिखते रहिएगा बगल में। ठीक है, कितना आपने सही किया है, ईमानदारी से पढ़िएगा। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1815 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? कह रहे हैं कि भारत जब वापस आए गांधी जी तो पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में, बारदौली में, कि अहमदाबाद में, कि खेड़ा में? बताइए, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह जो कहाँ किए थे? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर तो सभी लोगों को आना चाहिए, जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। कमेंट तो सभी लोगों ने कर ही दिया होगा, कमेंट करने में ज़्यादा वक्त तो लगता नहीं है, बस ABC आपको ऑप्शन टाइप करना होता है। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में किया था। ठीक है, जितने लोगों का ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा उनका। ठीक है, मिलाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि महामंदी का जो प्रारंभ हुआ किस वर्ष हुआ था? बताइए, 1919, 1924, 1929 कि 1934? ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। बताइए कमेंट करके कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जितना प्रश्न मैं करा रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो मैं बता दूं 1929। जितने लोगों ने ऑप्शन सी किया होगा कमेंट, उनका बिल्कुल सही होगा। आंसर मिलाते चलिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का? सी, 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से टाइप करके इसका आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर। कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, बताना कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है कि लाल मिट्टी है कि लेटराइट मिट्टी है कि पर्वतीय मिट्टी है? बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है और कमेंट के माध्यम से सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है कौन? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कि पर्वतीय मिट्टी? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट और इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने आंसर अपना बता दिया होगा। अब हम बारी आई मेरी बताने की, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने लोगों का ऑप्शन ए होगा बिल्कुल उनका आंसर सही है, कॉपी पे लिखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? प्यारा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में कि मध्य प्रदेश में? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताना है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। बताइए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी लोगों का कमेंट आ गया होगा। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, जल्दी से मिलान कीजिए। वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया। जितने लोगों का ऑप्शन बी है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6? कि निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? बताना कि चारों ऑप्शन में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। बताइए, पहला वन संसाधन को, दूसरा जल संसाधन को,
कि तीसरा भूमि संसाधन को, कि चौथा डी मानव संसाधन को। बताइए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हरा सोना के नाम से किन्हें जाना जाता है, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए इसका उत्तर। मैं बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि कमेंट आप लोग कर दिए होंगे। तो निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है, तो वन संसाधन को, वन संसाधन को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया होगा बिल्कुल उनका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके आ गया। प्रश्न नंबर 7वां कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। बहुत प्यारा प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, बताइए। महानदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी की कृष्णा नदी। चार ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी लोगों ने अपना अपना आंसर दे दिए हैं, बारी आई है मेरी, मैं बताने जा रहा हूं। तो क्या अभी ये चिनाब नदी पे, क्या पे, चिनाब नदी पे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो चिनाब नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। और हम रुकने वाले नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए उसका आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां। हीराकुड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। हीराकुड जो परियोजना है किस नदी पर निर्मित है। बहुत प्यारा प्रश्न है और बताना है आप लोगों को आंसर। रिहंद, दामोदर, महानदी की कृष्णा नदी। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि हीराकुड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। रिहंद की दामोदर, महानदी की कृष्णा नदी। बहुत प्यारा प्रश्न है, उत्तर जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, जल्दी से कमेंट बताइए। तो हीराकुड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो महानदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है उनका बिल्कुल सही है, उनको कोई रोक नहीं सकता 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्कोर अपना लिखते रहिएगा, लास्ट में पूरा स्कोर बताना ईमानदारी से आप लोग, भले ही एकदम सही एग्जैक्ट बताना, भले ही 5 ही आप सही किए हो 5 ही बताइएगा। ठीक है, लेकिन गलत नहीं बताना आप लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9, किस वस्तु निर्यात भारत नहीं करता है। कह रहा है किस वस्तु का, यहाँ का लिख लीजिएगा, किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है। ठीक है, कॉफी का, तंबाकू का, उर्वरक का, चाय का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बता दिया गया है। जल्दी से बताइए किस वस्तु का निर्यात जो है भारत नहीं करता है। कॉफी, तंबाकू, उर्वरक की चाय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मालूम है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक का निर्यात नहीं करता है। ठीक है, और जितने लोगों ने ऑप्शन सी मारा उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए स्कोर लिखते रहिएगा, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। और बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है 10वां। क्या है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। बताना है कि जो श्वेत क्रांति वो संबंधित है, किससे संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से, कि दुग्ध उत्पादन से, कि दलहन उत्पादन से, कि तिलहन उत्पादन से। बताइए जो श्वेत क्रांति संबंधित है किससे संबंधित, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो श्वेत क्रांति संबंधित इन चारों ऑप्शनों में से किससे, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए आप कि श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है। तो वह है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन बी मारा है बिल्कुल सही है उनका। और हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। और प्रश्न नंबर 11 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रानीगंज कोयले की खान स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रानीगंज कोयले की खान स्थित है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कि ओडिशा में। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रानीगंज कोयले की खान स्थित है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड की ओडिशा में। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो रानीगंज कोयले की खान स्थित है पश्चिम बंगाल में। क्या है, पश्चिम बंगाल में। जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी चूज किया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, उनको कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है। बताना है कि चारों में से कौन सा ऊर्जा का संसाधन नहीं है। जल, पेट्रोलियम, कोयला, कि मैग्नीज। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सिंपल भी आंसर है, आप आराम से बता पाएंगे। आप खुद जानेंगे कि ऊर्जा संसाधन नहीं है कौन। जल, पेट्रोलियम, कोयला, कि मैग्नीज। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबको मालूम है भाई कि मैग्नीज नहीं है। हाँ, जल भी आपका ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, मैग्नीज थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है उनका सही है, स्कोर अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया ना, 4 ऑप्शन बताना कि संचार का माध्यम कौन सा है। वायु सेवा, रेल सेवा, दूरदर्शन की जल सेवा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताना है कि कौन सा संचार का माध्यम है, बताना है आपको। तो सिंपल आप लोग जानते हैं संचार का माध्यम कौन है। वायुसेना, रेल सेना, दूरदर्शन, जल सेवा। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। भाई दूरदर्शन, रेडियो सुनते हैं वही तो संचार का माध्यम है, दूरदर्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी जो है ना वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है। 20%, 80%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 70%। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ना क्या होगा इन 4 ऑप्शनों में से। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं जा रहा हूँ इसका आंसर बताने। 80%। भाई जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही है। 80% बेल्जियम में आबादी ऐसी है जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है, 80%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने किया है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आइए। बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। बताना है कि चारों में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली। बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो भाई दिल्ली जो है वो संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। तो ये आप था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ने वाले हैं, उसका आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए उसका उत्तर क्या होगा। कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। बताना है आप लोगों को कि हमारे भारत में जो पंचायती राज्य है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताइए 1980 में, 1990 में, 1992 में कि 2004 में। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए कि भारत में पंचायती राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। बहुत प्यारा प्रश्न है। 1980, 1990, 1992, 2004। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, पहले आप लोग कमेंट कर लीजिए। सभी लोग कर लिए आप लोग। तो भारत में पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1992 में। जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दिमाग लगाइए, इसको पढ़िए, जल्दी से आंसर बताइए। निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि इसमें कौन सा चारों में से कोई ऐसा देश है जिसे धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया कि ऑप्शन डी नीदरलैंड। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि। इसका आंसर सभी लोग देना है आप लोगों को, गलत ही दीजिए लेकिन कमेंट करिए। तो बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो यह है ऑप्शन सी। कौन, यूगोस्लाविया जो थे उन्हें धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कह रहा है कि हमारे भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लोकसभा में है कि विधानसभा में कि मंत्रिमंडल में है कि पंचायती राज की संस्थाएं में है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ पे है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्थाएं में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज की संस्थाएं में। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए कॉपी में लिखते रहिएगा, मिला के बताना है आप लोगों को लास्ट में स्कोर कि कितना आपका सही हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आइए आइए क्वेश्चन 19 के तरफ, दिमाग लगाते रहिए, फटाफट आंसर बताइए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। बताना कि जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुआ किस वर्ष हुआ। 2005 में, 2006 में, 2008 में कि 2015 में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई
2005, 2006, 2008 की 2015 में? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेपाल में लोकतंत्र की जो स्थापना हुआ वो 2006 में हुआ था। कहाँ पे? 2006 में। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है उनका आंसर 100% सही है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन बी 2006 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? कह रहा है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? सामाजिक तंत्र, कि लोकतंत्र, कि आर्थिक तंत्र, कि राजनीतिक तंत्र? बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर सभी लोगों को आना ही चाहिए कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है। तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की, कि मेघालय की? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर? निम्न में से किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है सर्वाधिक है? चलिए बताइए कमेंट के माध्यम से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोगों को कमेंट आना चाहिए। प्रश्न मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। टेस्ट लिया जा रहा है और इसमें आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। लास्ट में सबका स्कोर मैं चेक करूंगा खुद। तो निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा की। भाई क्या इसकी? हरियाणा की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः जो होता है वो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, कि द्वितीय क्षेत्र, कि तृतीय क्षेत्र, की सूचना प्रौद्योगिकी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कि एक वस्तु का जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? बताना आपको। प्राथमिक क्षेत्र, की द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, की सूचना प्रौद्योगिकी? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। जितने लोगों ने ऑप्शन ए मारा है बिल्कुल उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि सर्वप्रथम पहली बार विश्व जो व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ था? विकसित देश के साथ, कि विकासशील देश, कि अल्प विकसित देश, कि निर्धन देश? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23। बताइए सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कमेंट के माध्यम से मैं इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश के साथ, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़िए, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है कब लागू किया गया? वर्ष 1982 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1984 में, कि वर्ष 1986 में? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत में उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वर्ष 1986 में। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया भारत में, ठीक है। तो ये प्रश्न सभी याद हो जाने चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम में जाते जाते, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद भाई क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन से बताना है किसने इटली के एकीकरण को क्या बनाया? संभव बनाया। मेजनी ने, गैरिबाल्डी, कि काबूर, कि एस सभी? बताइए कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मालूम है कि इटली के एकीकरण में सबका ही योगदान था, मेजनी का भी, गैरिबाल्डी का भी और काबूर का। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये सभी,
ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि करो या मरो का नारा किसका था। बहुत प्यारा प्रश्न है, अब वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि करो या मरो का नारा किसका था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह कि महात्मा गांधी। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट, इसका आंसर तो आना ही चाहिए आप लोगों को कि करो या मरो का नारा किसका था। तो सबको सिंपल मालूम है कि करो या मरो का नारा किसका था। एकदम सिंपल जवाब महात्मा गांधी जी हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया। करा कि जो विकासशील राष्ट्र थे वो कौन सा संगठन बनाया, G7, G15, G20 की G77। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आना चाहिए सभी लोगों का कि विकासशील जो राष्ट्र थे वो कौन सा संगठन समूह बनाया। सबको मालूम है भाई कि G77 समूह बनाए थे। कौन? G77। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। एक क्वेश्चन नंबर 27 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। बताना आप लोगों को, जो लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, कि ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान। बताइए, बहुत अच्छे से इसका आंसर बताइएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। बताइए आप लोग कि लाल मिट्टी पाई जाती है, इन चारों ऑप्शन में से कहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, तो मालवा प्रदेश में। कहाँ पे? मालवा प्रदेश में। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बिल्कुल उनका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ पे? मालवा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था। करा कि हमारे भारत में जो वन महोत्सव हुआ उसका शुभारंभ कब हुआ, 1950 में, 1951 में, 1952 में, कि 1962 में। बताइए भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर आपको बताना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन ए 1950। तो भारत में वन महोत्सव कब शुभारंभ किया गया, 1950। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है, अरे ए, जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है। बताइए टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, यमुना नदी पे, कि रामगंगा, कि भागीरथी एवं भिलंगना नदी, कि शारदा नदी। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर कि जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है। तो सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आई होप सभी लोग इसका उत्तर सही देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताया आप लोगों को। ठीक है, बताइए कि इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्न में टेस्ट हमने लिया 30 में से कितना आपने स्कोर किया। ईमानदारी से यहाँ पे स्कोर अपना जरूर टाइप करके बताइएगा। ठीक है, अपना नेम लिखने के बाद आप बताइए कि 30 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है, ताकि मैं सबका कमेंट देखूंगा, ताकि मैं देखूं कि हम बच्चे की तैयारी अब तक कहां तक चल रही है। ठीक है, और उसके अनुसार और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को क्या कर देना, आपको शेयर अपनी फ्रेंड यहाँ, ताकि आपका फ्रेंड टेस्ट दे और उससे पूछे कि भाई कितना नंबर तुम लाए हो। ठीक है, कंपेरिजन कीजिए कि कहीं आपका फ्रेंड आपसे 30 तो नहीं निकल रहा है, तो और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना है और लाइक अभी तक अगर कोई बंदा लाइक नहीं किया होगा कि चलिए लास्ट में करेंगे, तो लाइक करके ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि टारगेट हमने 1000 लाइक का रखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो करना ही है। इसी तरह के डेली वीडियोस आएंगी। ठीक है, और गारंटी लेता हूँ आप लोगों को 90% लाने की, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। तो मिलेंगे आपसे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।